हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के नागरिक शास्त्र का जो नवंबर मंथ में आपका मासिक जांच परीक्षा यानी मंथली असेसमेंट का जो एग्जाम स्कूल में हो रहा है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आपका जो समय रहेगा 2 घंटा आपको स्कूल में दिया जाएगा और आपका पूर्णांक 40 होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्लास 10 का हम लोग का क्या है, नागरिक शास्त्र मतलब क्या, सिविक्स। हम लोग सिविक्स को देखेंगे, नागरिक शास्त्र का मतलब हम लोग सिविक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिल रहा है सही विकल्प का चयन करें। आपके पास 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा, ख नंबर। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ख नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है, इनमें से कौन बेल्जियम का भाषी समूह नहीं है, तो आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, स्पेनिश। ये बेल्जियम का भाषी समूह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किसे राजभाषा घोषित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी पहला वाला, सिंहली को श्रीलंका ने राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, राजभाषा। ठीक है, तो हम लोग का 1 2 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आप इसी को याद रख लीजिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आप ये क्वेश्चन हुआ आपका, ये ग नंबर जो है आंसर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इनमें से कौन संघ सूची में शामिल विषय है, तो आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, यानी ख नंबर, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, तो आपका ये चौथा आंसर हो जाएगा, संथाली, घ नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है, तो ये आखिरी वाला हो जाएगा, 4 नंबर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आराम से आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, 7 पार्टी अलायंस यानी जिसको हम लोग सप्तदलीय गठबंधन कहते हैं का गठन किस देश में किया गया था, तो आपको याद रखना ये नेपाल में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, यानी ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट है। हम लोग देखेंगे जिसका प्रश्नों का उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देना है। ठीक है, चलिए हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ, बेल्जियम की जातीय बुनावट के बारे में बताइए। आपको प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है, 20 से 30 शब्दों में देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखिए, यहाँ लिखा हुआ, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसके समाज की जातीय बनावट बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ऐसे भाषीय विविधता कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है। ठीक है, क्योंकि 20 से 30 शब्दों में बोला है, तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, श्रीलंका में तमिल एवं सिंहली समुदायों के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए। आपको प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है, 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, देखिए आंसर हो जाएगा इसका, असंतुलित सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल समुदाय में तनाव फैला और दोनों समुदाय के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है तथा तमिल अल्पसंख्यक हैं। श्रीलंका में सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जिससे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली और उनके हितों की हानि हुई। ठीक है, चलिए तो आपका इतना दूर तक आपको लिख लेना है। हम लोग का ये हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 14 को, जिसमें लिखा है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संघवाद से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है, शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों और केंद्र शक्ति
केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो उसे संघवाद कहते हैं। संक्षेप में संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि उसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का पूरा आंसर, आप वीडियो को रोक के आराम से आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसमें लिखा है संघीय शासन व्यवस्थाओं के गठन के दो तरीकों के बारे में बताइए। तो हम लोग दो तरीका देंगे, एक तरीका इधर लिखा हुआ है, दूसरा राज्यों का गठन इधर लिखा हुआ है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता आविष्कार करते हैं। प्रांतों को समान अधिकार होता है। अब राज्यों के गठन की तरफ से देख लेते हैं क्या लिखना है। राज्यों का गठन और राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में आपको देना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता की बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती हैं, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का वर्णन करें, ठीक है। आपको प्रश्नों का उत्तर 35 से 50 शब्दों में ही देना है, आपको इस बात को याद रखना है। देखिए बेल्जियम के सत्ता विभाजन के मॉडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ कौन नंबर लिखा हुआ है। संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषीय मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समुदाय के प्रतिनिधित्व का बहुमत उसके पक्ष में हो। कोई एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। देखिए को हो गया। ख नंबर में लिखा हुआ है शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। किसी भी मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। और देखिए ग नंबर में लिखा है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जहां दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। तो आपको इतना आंसर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 17 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भारत की संघीय व्यवस्था में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन करें, ठीक है। आपको तीनों सूची का वर्णन करने बोला है। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले संघ सूची का वर्णन करते हैं, उसके बाद करेंगे राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए संघ सूची के अंतर्गत क्या आ जाता है। इस सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया है जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानूनों का निर्माण कर सकता है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय स्तर के हैं। इस संघ सूची में 97 विषय है, ठीक है। इस सूची के प्रमुख विषय रक्षा, वैदेशिक यानी विदेश मामले, ठीक है, युद्ध और संधि तथा बैंकिंग आदि शामिल है। और हम लोग राज्य सूची के बारे में अब देखते हैं। तो राज्य सूची में आ जाएगा मूल संविधान में इस सूची में 66 विषय हैं, परंतु 42वें संवैधानिक संशोधन के उपरांत इस सूची में 62 विषय रह गए हैं, ठीक है। इन सब विषयों से संबंधित कानूनों का निर्माण करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। वैसे तो इन विषयों पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती है, किंतु कुछ विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। इस सूची के प्रमुख विषय पुलिस, न्याय, कृषि, स्थायी स्वायत्तता आदि हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किसको, समवर्ती सूची को, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग का राज्य सूची भी लिखा हुआ है। अब हम लोग समवर्ती सूची को देखते हैं। राज्य सूची हो चुका है। मूल संविधान में इस सूची में 47 विषय थे, परंतु अब इस सूची में 52 विषय हो गए हैं। इन विषयों पर राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों को कानून बनाने का समान अधिकार है, परंतु मतभेद की स्थिति में संघ सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। इस सूची के प्रमुख विषय फौजदारी, विधि प्रक्रिया, शिक्षा, विवाह, न्याय, ट्रस्ट, वन आदि आते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों सूची यहाँ दिया गया है। आप तीनों सूची को आराम से लिख लीजिए वीडियो को रोक के। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है भारतीय संविधान में 1992 ईस्वी के संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था के किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन करें। आपको यहाँ पर बोला गया है किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन करना है, ठीक है। कब, जब 1992 के ईस्वी के संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था का संशोधन या प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए
यहाँ लिखा हुआ है आंसर में 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए दो प्रावधान निम्न है। ये जो 73वां संशोधन है ये पंचायती राज से है और ये 1992 में ही किया गया था। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को दो बोला था तो दो हम लोग करते हैं। देखिए पहला त्रिस्तरीय बनावट, पहला क्या आ जाएगा त्रिस्तरीय बनावट। इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं। बीच का पायदान मंडल का है जिसे प्रखंड या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश के आकार में छोटे हैं जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब दो बोला था ना, तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा हो जाएगा आपका चुनाव। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है आपको। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर के चुनाव सीधे जनता कराती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो उसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थायी निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायत संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो अब पहला हम लोग देखे थे त्रिस्तरीय और दूसरा क्या है चुनाव। अब वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखिए यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दे। अब हम लोग को क्या है 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 2 रूपों का व्याख्या करें। सत्ता का जो साझेदारी है उसका 2 रूपों को आपको क्या करना है व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। क्या है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके निम्नांकित है। देखिए इसमें से पहला क नंबर सत्ता के बंटवारे का पहला स्वरूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में शामिल है। ठीक है, बंटवारे में मिलता है, सत्ता के बंटवारे में मिलता है। जैसे भारत के संविधान ने शक्ति का विभाजन विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर रखा है। शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। अब हम लोग ख नंबर देखेंगे। देखिए आपको 2 पूछा था तो पहला तो हम लोग का हो चुका है क नंबर। हम लोग ख नंबर दूसरा देखते हैं तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सत्ता के बंटवारे का दूसरा रूप हमें सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्र सरकार होती है। प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती है। उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय की सरकारों के बीच सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को अलग अलग सूची में बांट दिया गया है। तो 2 पॉइंट हो गया क और ख। आप दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक के आराम से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है इसके उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको संघीय और एकात्मक स्वरूप में अंतर बताना। ठीक है, तो जैसा देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इधर लिखा हुआ है एकात्मक सरकार, एक तरफ लिखा हुआ है संघात्मक सरकार। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग दोनों का देखते हैं। देखिए एकात्मक सरकार का पहला पॉइंट में लिखा हुआ है एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं। उदाहरण बोला है तो उदाहरण में जापान हो जाएगा। लेकिन संघात्मक सरकार को देखें तो लिखा हुआ पहला पॉइंट में इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांतों के बीच होता है। उदाहरण के लिए हम लोग का अपना भारत। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो दूसरा पॉइंट में हो जाएगा एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड। और इसका दूसरा पॉइंट में आ जाएगा संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए भारत। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखा है एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त है और संघात्मक सरकार
बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। देखिए इसको आपको दो बार एक ही बार लिखना है, संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, एक बार आपको काट देना है, ये गलती से दो बार लिखा गया है, ठीक है। चलिए देखिए तो हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है। आपको यहीं तक आंसर लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, इसको काट दिए। और इसका चौथा पॉइंट में लिखा इस व्यवस्था में केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकता है, ठीक है। तो आपको यहीं तक लिखना है, ये सारा नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है ये सब, ठीक है। अब हम लोग देखिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। चलिए तो हम लोग पांचवा पॉइंट को देखते हैं। इसमें लिखा है इसमें नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त होती है। अच्छा, यहाँ होती के बाद आप है लिख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ छूट चुका है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, और इधर लिखा हुआ है इसमें नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, आपको यहाँ पर ही है लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है छूट गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका, तो हम लोग का पांचवा पॉइंट में इधर लिखा हुआ था क्या, एकहरी नागरिकता, माने एक ही नागरिकता प्राप्त होगा, लेकिन इधर लिखा हुआ था दोहरी नागरिकता प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम लोग का क्लास 10 का जो नवंबर मंथ का मंथली असेसमेंट जो सिविक्स सब्जेक्ट यानी नागरिक शास्त्र है उसका पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, साथ ही साथ उसके आंसर को भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।